पहले ही आपको थ्रो कर देती हूँ कि कल ये खबर आई है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई साहब की जानिब से अपनी आवाम के लिए एक पैगाम नशर किया गया, जो बेसिकली कहा तो आवाम के लिए गया लेकिन वो था वाशिंगटन के लिए, जिसमें 3 बातें उन्होंने बड़ी वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अमेरिका जो है वो अपने तमाम अड्डे जो हैं वो मिडल ईस्ट से उठाए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जितनी ईरान पर सैंक्शंस हैं उसको ख़त्म किया जाए और वरना आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट था जिस पर सब लोग तबसरा कर रहे हैं और हम चाहेंगे आप भी उस पर तबसरा करें, वो ये है कि ईरान, अगर ये सब कुछ नहीं किया गया तो ईरान जो है वो अपने न्यूक्स को डिप्लॉय करेगा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान इस पर काम करेगा, ईरान न्यूक्लियर काम स्टार्ट करेगा या ईरान इसको बनाएगा, उन्होंने कहा डिप्लॉय करेगा। जो डिप्लॉय का वर्ड है ये इंतहाई तशवीश की लहर जो है ये वाशिंगटन के लिए और हम देख रहे हैं इजराइल के लिए, कि इसका मतलब है कि उनके पास फिर न्यूक्लियर मौजूद है। 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो इस पर काम कर सकते हैं या फिर वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके पास ये मौजूद है। और एक अहम बात जो मैंने इसमें मिस कर दी है, उन्होंने कहा है कि अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं मानेंगे तो ईरान, रशिया और चाइना को ईरान के अंदर बेसिस बनाने देगा। कितना अहम समझती हैं आप इस तमाम मैसेज को? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, आपका वक्त देने का। ये जो बयान है, ये इसमें जितनी भी बातें शहबानो की गई हैं इन पे ऑलरेडी काम हो रहा है। और ये इनमें से कोई बात भी हवा में नहीं है। ठीक। जहाँ तक उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको वेपनाइज करने का है, तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि अगर 60% एनरिच्ड यूरेनियम है और जिस तरह की उनकी फैसिलिटी है यूरेनियम को एनरिच करने की और जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, और अगर अभी तक उन्होंने नहीं बनाया हुआ तो उनको सिर्फ 3 हफ्ते चाहिए मैक्सिमम, 6 से 7 न्यूक्लियर जो हैं वो वॉरहेड बनाने के लिए। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसके ऑफ कोर्स दोनों पहलू निकलते हैं कि या तो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर ये कि वो 3 कर हफ्तों चुके के हैं। अंदर-अंदर ये कर लेंगे, तो दोनों सूरतों में डिप्लॉय तो हो सकता है। और जहाँ तक बेसिस की बात है, तो इस पे तो ऑलरेडी काम हो रहा है। रशिया के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक अपना पार्टनरशिप की थी 25 इयर्स की। उसमें रशिया ने कहा था कि आप हमारे साथ सिक्योरिटी क्लॉज़ भी उसके साथ शामिल कर लें। तो तब जो है वो ईरान ने शामिल नहीं की थी। चाइना ने इनसे कहा था कि आपकी हमारे साथ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अंदर भी सिक्योरिटी का अम्ब्रेला शामिल कर लें। ईरान ने कहा था नहीं। उसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरानी जो हैं, एक सिविलाइजेशनल स्टेट होने की वजह से उनका ये ख्याल है कि हम अपने लिए काफ़ी हैं। हमने इतने हज़ारों सालों में बहुत से तूफ़ान देखे हैं, बहुत हमले देखे हैं, हमने अपनी लाइब्रेरीज़ को जलते हुए, शहरों को बर्बाद होते हुए देखा है, एम्पायर्स देखी हैं, हुकूमतें बदलती हुई देखी हैं। तो ऐसी कौन-सी नई चीज़ आ गई है और ऐसा कौन-सा ये चंगेज़ खान या हलाकू खान से ज़्यादा कोई खौफ़नाक चीज़ मंगोलों से आ गई है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। हुब्रिस भी हो सकती है, ये गलत डिसीजन भी हो सकता है, और पुतिन ने तो कहा भी कि ईरानी बड़े मुश्किल हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, के लेकिन उनका ये सेल्फ रिलायंस ही है। अब अगर ये इंडिया दिया है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो टेबल पे प्रपोज़ल मौजूद हैं, वैसे तो इस पे बात ही नहीं एग्जैक्टली। करता कि चाइना और रशिया के साथ उनके अगले 50-50 साल के स्ट्रेटेजिक मंसूबे हैं, जो कि मल्टी लेयर्ड हैं, तो उनमें एक-एक क्लॉज़ सिर्फ एंटर करने की ज़रूरत है। तो अगर आज ये जो मुज्तबा हुसैनी खामनाई ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये बात सोच रहे हैं और फ्यूचर जो है वो इसकी तरफ जाएगा। और इसके डॉट को अगर आप कनेक्ट करें ट्रंप की रिसेंट कॉल जो उसने पुतिन को की है, 1 घंटा बात की है, जिस पे जो रशियन कम्युनिके सामने आया है, उस पे उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि ट्रंप ने इनिशिएट की थी और ट्रंप ने बात करना चाहिए थी। और बात उसने क्या की है कि उसे कोई ऑफ रैंप चाहिए। और सुनने में ये आ रहा है कि रशिया ने कहा है कि ऑफ रैंप सीज़ फायर की सूरत में नहीं मिलेगा, कि आपको एक ब्रेक मिल जाए और आप फिर हथियारों से लैस होके आ जाएँ। ईरान जो है वो किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आएगा और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला रशिया का ही होगा, और वो ऐसा ही होगा कि अटैक ऑन ईरान विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अटैक ऑन रशिया और वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही होती हैं। ये बिल्कुल अमेरिकन्स नहीं हैं कि जो मुँह में आएगा, जिसके जो मुँह में आएगा, वो जहाँ खड़ा होगा, वो बयान देगा, उसके बाद बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होगा, आगे चल पड़ेगा, फिर अपने ही बयान से अलग एक बयान देता चला जाएगा। ये जो बिल्कुल। लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे ग्लोबल साउथ के रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, ईरानियन हैं, हम खुद हैं। हम जो बात करते हैं उसका वो मतलब होता है, और हमारे यहाँ लफ्ज़ों की कीमत अभी भी मौजूद है। और एग्जैक्टली। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बता दिया कि ये जंग जो है वो डिसाइसिव, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, कि हार भी डिसाइसिव होगी, जीत भी डिसाइसिव होगी।
दरमियान में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और उसमें हमारा जो ईरान का ऑब्जेक्टिव है वो सरवाइव करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है हमें बर्बाद करना। तो हमें बहुत इसके बारे में क्लैरिटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने हमें बर्बाद करना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने सरवाइव करना है। बाकी सारी बातें तो सरफेस लेवल पे हैं, और ये पैनिक जो है वो आपको व्हाइट हाउस में नजर आता है। ट्रंप अब कहना शुरू हो गए हैं ओपनली कि इस जंग के अंदर मुझे जेरेड कुशनर ने, विटकॉफ ने और पीट हेग्सेथ ने धकेला है, और हो सकता है कि ही इज थिंकिंग अबाउट थ्रोइंग देम आउट ऑफ द बस, और ये वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है, मुज्तबा हुसैनी खामनाई एक आइडिया है। अभी पहली दफा वो मंजर आम पे आके उन्होंने पब्लिकली बात की है, ऐसा ही लेकिन जिस दिन उनके वालिद की शहादत होती है और फिर उसके जितने दिनों के बाद उनका ये चीज सामने आ जाती है कि ये अगले आयतुल्लाह होंगे, तो आपने देखा कि लोगों ने कोई सवाल किया हो, लोग उस आइडिया के पीछे जो है वो इस तरह से उस चिंगारी के साथ जो है वो अपने इंतकाम की जो आग है उसको लेकर सड़कों पे निकले हुए। और ये वेस्ट को अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो जमाने गए जब हम जैसे लोग बहुत ज्यादा देसी गोरे बनने में बड़े ख्वाहिशमंद होते थे। हमने एक पूरी नस्ल देखी हुई है, मॉडर्न नाम की और वेस्टर्न। हमने अब ये देख लिया है कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो तो खुद कोलैप्स हो रही है। टकर कार्लसन और कैंडस ओवन जैसे लोग अब खुद कह रहे हैं जी रिलीजन को समझो, फैमिली इंस्टीट्यूशन की तरफ जाओ। तो ना इन्होंने रिलीजन तब बेहतरीन तरीके से समझा था, इनका रिलीजन इतना डेंजरस है इन द केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रही, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूशन होके इम्प्लीमेंट होता है तो इनके पास हिस्ट्री में डार्क एजेस हैं। इन्होंने रिलीजन को नलिफाई करके फिर रेनेसां का पूरा पीरियड और रीबर्थ का देखा, और रेनेसां के बाद इन्होंने कहा कि अब हम मजहब नाम की कोई चीज नहीं मानते। फिर अब वक्त ये आ गया है कि अब ये इस चीज के डिसाइड करने को ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि मैं डिसाइड करूं कि आज मैं लड़की हूं और आज मैं डिसाइड करूं कल मैं लड़का बनना चाहती हूँ, और ये मेरी फ्रीडम है। और अब इससे ये 180 का पलटा खाना चाहते हैं। इन्होंने हमें भी बहुत बर्बाद किया है, पर हम फिर भी बच गए हैं। हम बच गए हैं अपनी सिविलाइजेशन की वजह से। और अगर इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि ईरानी इस वक्त जो है वो मॉडर्न होने के चक्कर में और वेस्टर्न होने के चक्कर में सड़कों पे निकलकर एक पपेट रिजीम अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत बेवकूफ हैं। ये हमें समझते नहीं है कि हमारी जड़ें जो हैं वो कितनी गहरी हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि ये जितने लोगों को मारेंगे, एक कहावत है कि इनको मारने के बाद मुझे जमीन में धंसाने तक ये समझ नहीं आई कि मैं बीज था। तो ये बीज हैं सारे, अब कितने मारेंगे, मजीद वो फिर स्प्राउट कर जाएंगे। और फारसियों का तो ये कहना है कि हमारी तो इतनी लंबी हिस्ट्री है कि हमें तो कितनों ने ही मारा, तो मार पाए आज तक नहीं। तो अब ये दो सिस्टम हैं आपस में बुरी तरह से कोलाइड हुए हैं। और मुझे खतरा ये है कि जो एम्पायर है वेस्टर्न वो बिल्कुल डाउनफॉल पे है, और जो एम्पायर्स होती हैं वो आसानी से नहीं ढहती हैं। वो ढहते ढहते पूरी दुनिया को फिर तबाह और बर्बाद करती हैं। यही ब्रिटिश एम्पायर ने किया। जब उसका डाउनफॉल आया तो वो क्या करके गए, अफ्रीका से लेकर एशिया तक फुटे से ऐसी ऐसी स्टेट्स बना के गए कि रिश्तेदार जो हैं आधे एक कंट्री में आए और आधे दूसरे में। अफ्रीका के अंदर ये आग जो है फ्रेंच ने ऐसी लगाई उनकी नेशन स्टेट्स बनाकर, आधा कबीला एक मुल्क में है आधा दूसरे में है। आज तक वो कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर की एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन बने हुए हैं। वो जाते जाते जितनी तबाही बर्बादी वो मचा सकते थे वो मचा के गए। इसराइल नाम का एक नासूर जो है, एक मिलेग्नेंट कैंसर जो है वो बना के चले गए। गल्फ के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गए कि उनके ऑयल के को कमोडिफाई करने के लिए वहां पे अपने फुटप्रिंट्स इतने गहरे छोड़ गए कि वो आज 70 साल के बाद भी मुंह देख रहे हैं, उनका अपना कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट ही नहीं है। तो ये भी एम्पायर अगर तो गई और यही डिसाइसिव मूवमेंट है तो फिर तो बहुत ब्रूटली जाएगी, और अगर नहीं गई तो ये अगले 100 साल तक हमारे सर पे सवार है। तो ये बहुत डिसाइसिव होने वाला है जो भी है।